इस समझ अब हम लोग वेस्टिबुलर सिस्टम को देख रहे थे। सो अब हम लोग को देखना है कि किस तरीके से हमारे पास ये इनर एयर जो है वो हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो लेट्स सी कि ये है हमारे पास एयर में जैसे हम लोगों ने जब एयर के लेक्चर्स डिस्कस किए थे तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास मिडिल एयर होता है और आउटर एयर और इनर एयर। और अनफॉर्चुनेटली मेरा एक इनर एयर का लेक्चर था वो मिस हो गया था, वो गुम हो गया था, मतलब आई गेस आई कैन से डिलीट हो गया था। तो इंशाल्लाह उसको भी मैंने बना लिया है, तो उसमें भी आप लोग इनर ईयर का स्ट्रक्चर डिटेल में देख सकते हो। तो लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर के अंदर आपको क्या चीज़ें नज़र आएंगी? इनर ईयर के अंदर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास बोनी कैनाल सिस्टम होता है। बोनी कैनाल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं बोनी लैब्रियंथ, जिसको हम क्या कहते हैं, बोनी लैब्रियंथ। लैब्रियंथ कहते हैं कि आपकी कोई है ना कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को हम लैब्रियंथ कहते हैं। तो आपको 3 बोनी लैब्रियंथ नज़र आएंगी। ठीक है, एक बोनी लैब्रियंथ, दूसरी बोनी लैब्रियंथ, तीसरी बोनी लैब्रियंथ। 3 बोनी लैब्रियंथ नज़र आती हैं। फिर वो 3 बोनी लैब्रियंथ एक सेंटर पार्ट पे यूनाइट होती हैं। ठीक है, बोन के सेंटर पार्ट पे यूनाइट होती हैं। फिर वहाँ से हमारे पास ये बोनी पार्ट कंटिन्यू होता है और फिर वो हमारे पास कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो बोनी लैब्रियंथ जो है उसका हमारा वेस्ट उससे बैलेंस से कोई लिंक विंक नहीं है। बोनी लैब्रियंथ में हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड होता है। बोनी लैब्रियंथ में क्या होता है, फ्लूइड होता है। लेट्स से कि ये हमारे पास बोनी लैब्रियंथ है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं इसका ढक्कन खोलूँ, इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये बोनी लैब्रियंथ है, इसके अंदर आपको एक रेड कलर की इंक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। लेकिन वो क्या होगा, वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इंक जो होती है हमारी वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, वो क्या होती है, वो लूज़ होती है, मेम्ब्रेनस लाइक होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम इस जैसे ये मार्कर का स्ट्रक्चर है वैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है बोनी लैब्रियंथ का। ये बोनी लैब्रियंथ, आउटर बोनी लैब्रियंथ। बोनी लैब्रियंथ के अंदर क्या होगा, हमारे पास फ्लूइड होगा। ठीक है, अगर मैं इंक के साइड में हमारे पास कितना जो खाली एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, इंक के साइड में, अगर ये इंक है, इंक के साइड में जितना भी खाली एरिया है उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। इंक और फ्लूइड किसके अंदर होती है, हमारे पास ये बोनी लैब्रियंथ के। तो बोनी लैब्रियंथ के अंदर वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर ये बोन्स हैं तो बोन्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड। और फ्लूइड के साथ साथ हमारे पास ये आपको जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है वो हमारे पास कहलाता है मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ, बोनी लैब्रियंथ। बोनी लैब्रियंथ आउटर है, जैसे मार्कर आउटर है। फिर मार्कर के अंदर क्या होगा, फ्लूइड। फ्लूइड में बात कौन कर रहा होगा, फ्लूइड में बात कर रहा होगा हमारे पास ये मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ जो आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रही हैं। तो 3 मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ जो होती है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द बॉडी बैलेंस। ठीक है, अब जैसे आप ये देख सकते हो कि मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ में भी क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ के भी हमारे पास क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। 3 कैनाल होती हैं, 1 2 3, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल। तीन कैनाल होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मेम्ब्रेनस कैनाल्स। ठीक, तीनों कैनाल हमारे पास जाके एक कैविटी में मर्ज होती हैं। जिस कैविटी को, वो भी मेम्ब्रेनस ही होती है, जिस कैविटी में ये मर्ज होती हैं वो भी क्या होती है, हमारे पास मेम्ब्रेनस ही होती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अट्रिकल। उसको हम क्या कहते हैं, अट्रिकल। ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा, अट्रिकल। ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ आके कहाँ मिलती है, अट्रिकल में। अब मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ, वो आपकी जो कैनाल्स जो हैं, कैनाल्स में आप देख सकते हो कि कैनाल्स के जो टर्मिनल पॉइंट हैं वो हमारे पास डायलेटेड है। कैनाल के जो टर्मिनल पॉइंट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कैनाल की टर्मिनल पॉइंट क्या है, डायलेटेड है। तो ये जो डायलेटेड पॉइंट जो है ये हमारे पास कहलाते हैं एम्प्यूला। ठीक है, तीनों कैनाल होंगी, तीनों कैनाल के आगे हमारे पास क्या होंगे, डायलेटेड पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला। एम्प्यूला ड्रेनिंग इन द अट्रिकल, एम्प्यूला ड्रेनिंग इन द अट्रिकल, एम्प्यूला ड्रेनिंग इन द अट्रिकल। ठीक है, फिर हमारे पास ये दूसरा, और ये तो हमारे पास एक मेम्ब्रेनस सिस्टम आ गया। साथ साथ में हमारे पास एक और मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जो कि हमारे पास कॉइल्ड एरिया में होता है। कॉइल्ड एरिया में हमारे पास क्या होता है, एक और मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। ये जितनी आपको कॉइलिंग नज़र आ रही है, दिस कॉइलिंग इज कॉल्ड एज कॉक्लिया। कॉक्लिया, ये हमारे पास कॉइलिंग क्या कहलाती है, कॉक्लिया। कॉक्लिया से फिर हमारे पास ये डक्ट चलती है, हेरिंग कैनाल।
कॉकलिया रिस्पॉन्सिबल होता है हेयरिंग के लिए, कॉकलिया बैलेंस के लिए नहीं होता। कॉकलिया बैलेंस के लिए नहीं होता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो कॉकलिया को कौन सी चीज़ सप्लाई करती है? कॉकलियर नर्व। और ये जो बैलेंस कैनाल्स जो हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, अट्रिकल, ये हमारे पास किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये हमारे पास बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसको, इनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इनको वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व सप्लाई करती है। तीनों जो हमारे पास मेम्ब्रेनस कैनाल्स जो हैं, इनको कौन सप्लाई करती है? इनको हमारे पास वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि दे आर रिलेटेड फॉर द बैलेंस। साथ साथ में हमारे पास कॉकलियर जो है, कॉकलिया हमारे पास कंटिन्यू होता है विद द कैनाल। कैनाल हमारे पास कंटिन्यू होती है किसके साथ? आपको एक और एक ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं सैक्यूल। जिसको हम क्या कहते हैं? सैक्यूल। ये जो आपको वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सैक्यूल। और ये सैक्यूल और मैक्यूला हमारे पास फिर भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये छोटा सा इनर ईयर का स्ट्रक्चर था जो मैंने रिकॉल कर दिया। आप लोग को बेटर स्ट्रक्चर और बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरे इनर ईयर के लेक्चर में मिल जाएगी। अब हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल, अट्रिकल और सैक्यूल, ये चार हिस्से जो हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं। चार नहीं, 5, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, अट्रिकल, सैक्यूल, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। सो गाइस, ये आप एक इनर एयर का स्ट्रक्चर देख सकते हो जैसे बनाई हुई है। एक लेटरल हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल, एक एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। इन सेमी सर्कुलर कैनाल की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है। लेटरल जो होता है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है और एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्टिकल होते हैं। लेटरल जो होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है। ठीक है, लेटरल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? हॉरिजॉन्टली अरेंज। आप देख सकते हो लेटरल क्या है? हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड। बाकी एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होती हैं? वर्टिकली अरेंज होती हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। एंटीरियर पोस्टीरियर वर्टिकली अरेंज होती हैं और लेटरल जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। इनके टर्मिनल एंड्स जो होंगे, इनके जो हमारे पास टर्मिनल एंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायलेटेड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला। ये देखो, ये भी एम्प्यूला, ये भी एम्प्यूला, ये भी एम्प्यूला। तीनों एम्प्यूला मिलके कहाँ ड्रेन हो रहे हैं? तीनों एम्प्यूला मिलके हमारे पास ड्रेन हो रहे होते हैं अट्रिकल के अंदर, और अट्रिकल पर हमारे पास सैक्यूल के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं, सो गाइस ये चीज़ समझ आ गई, अट्रिकल और सैक्यूल का सारा रिलेशन। ठीक, अब जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं, अब हम आगे की तरफ स्टडी करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये चीज़ याद रखना कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और वी कैन से एंगुलर रोटेशन ऑफ हेड, एंगुलर रोटेशन ऑफ हेड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर आपका हेड है, आप इसको इस तरफ रोटेट कर रहे हो, यानी कि शोल्डर की तरफ गिरा रहे हो, या आप जो है अपने हेड को घुमा रहे हो, जैसे नहीं अपन गोल गोल घुमाते हैं, आप अपना सर जो है पूरा गोल गोल घुमा रहे हो यूँ। ठीक है, या आप अपने सर की ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, हाँ ना, इस टाइप की। ये 3 एक्सिस होते हैं ना हमारे पास मूवमेंट के, ट्रांसवर्स एक्सिस, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अगर आपकी मूवमेंट जो है, अगर आपकी मूवमेंट दिख रहा है स्ट्रक्चर, अगर आपकी मूवमेंट जो है, हेड जो है, हेड अगर आपका यूँ हो रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना की तरफ मूवमेंट होती है, तो ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस की तरफ होती है। ठीक है, या अगर आप अपने हेड को इस तरफ घुमाते हो, इस तरफ बेंड करते हो, यानी कि आप अपना हेड जो है वो इस एक्सिस की तरफ, ये जो एक्सिस होता है आपका एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ आप घुमाते हो। ठीक है, यानी कि आप अपने एडक्शन 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 एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन एडक्शन कौन से एक्सिस पे होती है? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे हो रही होती है। यानी कि आप अपना शोल्डर, अपना हेड को राइट साइड पे गिरा रहे हो, फिर स्ट्रेट, फिर राइट साइड पे गिरा रहे हो, फिर स्ट्रेट। ठीक, और साथ साथ में अगर आप अपने हेड को रोटेट कर रहे हो, जो कि वर्टिकल एक्सिस पे होता है। खैर, हमारी जो हेड की जो रोटेशन मूवमेंट है वो कौन डिटेक्ट करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल। उसके बाद जो हमारे पास अट्रिकल और सैक्यूल जो है, अट्रिकल और सैक्यूल, अट्रिकल और सैक्यूल हमारे पास ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन।
लीनियर एक्सीलरेशन या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लीनियर एक्सीलरेशन से मुराद कि आप खाली खड़े हुए हो, स्टैंडिंग पोजीशन में हो या बैठे हुए हो, स्टैंडिंग पोजीशन में हो या बैठे हुए हो, आप खाली नोडिंग कर रहे हो। आप अपना सर या तो नीचे कर रहे हो या ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो या ऊपर कर रहे हो। स्टैंड, ये जो नोडिंग जो होती है, इस टाइप की नोडिंग, ये नोडिंग हमारे पास कौन डिटरमाइन करता है? अट्रिकल। अट्रिकल आपकी मूवमेंट डिटरमाइन करता है। फॉरवर्ड लीनिंग ऑफ द हेड अट्रिकल और सैक्यूल डिटरमाइन करते हैं। ठीक हो गया जी। उसमें भी अट्रिकल जो है, अट्रिकल आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है जब आप अपराइट पोजीशन में होते हो, यानी कि जब आप खड़े हुए होते हो और आप नॉडिंग कर रहे हो तो अट्रिकल डिटरमाइन करेगा। लेकिन अगर आप लेटे हुए हो और अगर आप अपने हेड को लेटे हुए हो, भाई इंसान होता है सोते हुए में भी अपना सर ऊपर करता है, ठीक है, सो रहा है लेकिन अपना सर ऊपर किया, सर नीचे किया, तो ये हमारे पास कौन डिटरमाइन करता है? ये हमारे पास सैक्यूल डिटरमाइन करता है। लाइन डाउन पोजीशन में कौन हेड की मूवमेंट, लीनियर एक्सीलरेशन कौन डिटरमाइन करता है? वो हमारे पास सैक्यूल डिटरमाइन करता है। अपराइट पोजीशन में अट्रिकल डिटरमाइन करता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये है ना अट्रिकल और सैक्यूल जो है वो अपना काम करते हैं और किस तरीके से लीनियर एक्सीलरेशन को डिटरमाइन करते हैं। सो गाइस देखो, ये हमारे पास क्या है? अट्रिकल। ये हमारे पास क्या है? अट्रिकल। अट्रिकल भी क्या है? हमें पता है भाई, मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ का पार्ट है। अट्रिकल क्या है? मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ का पार्ट है। ठीक है, अगर अट्रिकल के आउटर साइड पे क्या होगा? अट्रिकल के आउटर साइड पे हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर होता है। हमें पता है भाई, इनर अगर मेम्ब्रेनस है तो आउटर हमारे पास क्या होता है? बोनी होता है। बोनी के दरमियान में हमारे पास क्या होता है? फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं पेरीलिम्फ। बोन और मेम्ब्रेनस के दरमियान में फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरीलिम्फ। ठीक, और जो हमारे पास मेम्ब्रेनस के अंदर जो फ्लूइड होता है, मेम्ब्रेनस के अंदर जो फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। उसको हम क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ। उसको हम क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ। ठीक है, पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ, दोनों लिम्फ समझ में आ गए। उसके बाद अब मेम्ब्रेनस के अंदर स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। अट्रिकल जो है जो कि हमारे पास एक मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ का पार्ट है, उसमें हमारे पास स्पेशलाइज क्या होते हैं? स्पेशलाइज एक ऑर्गन होता है। ऑर्गन से मुराद कि स्पेशलाइज रिसेप्टर होता है जो कि हमारे पास हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा। उसको हम कहते हैं मैक्यूला। उसको हम क्या कहते हैं? मैक्यूला। तो ये मैक्यूला जो है ये हमारे पास अट्रिकल में भी होता है और सैक्यूल में भी होता है। चीज़ समझ में आ गई कि ये जो मैक्यूला जो है वो हमारे पास अट्रिकल में भी होता है और सैक्यूल में भी होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक, अब ये जो मैक्यूला जो है, मैक्यूला का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है? मैक्यूला के स्ट्रक्चर में हमारे पास छोटे छोटे क्या होते हैं? सेल लोकेटेड होते हैं। छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं? हेयर सेल होते हैं। छोटे छोटे हेयर सेल होते हैं। अब उन हेयर सेल से क्या अराइज हो रहे होते हैं? उन हेयर सेल से हमारे पास है ना स्टीरियोसीलिया अराइज हो रहे होते हैं। एक स्टीरियोसीलिया, दो स्टीरियोसीलिया, और फिर आखिर में हमारे पास एक बड़ा स्टीरियोसीलिया अराइज हो रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? काइनोसिलिन। काइनोसिलिन कहते हैं या काइनोकिलिन, जो दिल में आया बोल दो, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। ठीक है, काइनोसिलिन या काइनोकिलिन, छोटा, बड़ा और फिर आखिर में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा हमारे पास स्टीरियोसीलिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? काइनोसिलिन। अब इनके ऊपर, इस काइनोसिलिन के ऊपर हमारे पास क्या होता है? एक है ना जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिलेटिनस। उसको हम कहते हैं स्टेटोकोनिया। जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटोकोनिया। स्टेटोकोनिया क्या करता है? इनको कवर करके रख रहा होता है। हमारे पास थोड़ा ये थिकन होता है, हार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है कि हमारे पास इनको, ये जो हमारे तीन हैं स्टीरियोसीलिया और काइनोसिलिन को, इनको क्या कर रहा होता है? इनको, तो सबसे बड़ा वाला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? काइनोसिलिन। बाकी जितने जो होते हैं वो स्टीरियोसीलिया होते हैं। और नीचे का होता है हेयर सेल। हेयर सेल्स के पास हमारे पास क्या होती है? वेस्टिबुलर नर्व की ब्रांचिंग होती है।
हेयर सेल के ऊपर हमारे पास क्या होती है, वेस्टिबुलर नर्व की ब्रांचिंग होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली तस्वीर में कि वेस्टिबुलर नर्व जो होती है वो हमारे पास अट्रिकल वगैरह को सप्लाई कर रही होती है। तो अट्रिकल को भी किस जगह पे, अट्रिकल में हमारे पास क्या होता है कि ये सेल लोकेटेड होते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मैक्यूला। मैक्यूला क्या है, बंडल ऑफ स्पेशलाइज हेयर सेल्स होते हैं। उसमें हमारे पास लेट सपोज 15-20 सेल एक साथ अरेंज्ड होंगे एक जगह पे, वो हमारे पास मैक्यूला कहलाएगा। तो जो हेयर सेल्स होंगे उसके हमारे पास साइड में बेसिस पे वेस्टिबुलर नर्व की अटैचमेंट होगी, ठीक है, ताकि हमारे पास जो मैसेज होगा वो वेस्टिबुलर नर्व लेकर जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, इस स्टेटोकोनिया के सराउंडिंग में हमारे पास क्या होगा, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ। स्टेटोकोनिया के सराउंडिंग में हमारे पास क्या होगा, एंडोलिम्फ। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल कंफर्म जन्नती। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब हमें मैकेनिज्म समझना है कि लेट सपोज कि आपने अपना हेड जो है, आप अपराइट पोजीशन में थे, आपने अपना हेड जो है वो नीचे किया, आपने अपना हेड क्या किया, नीचे किया। तो याद रखना कि हमारे पास ये जो एयर होगा, ये आपका लेट सपोज क्या है, आपका हेड, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एयर। एयर में लेट सपोज कि ये रहा आपका अट्रिकल, लेट सपोज ये आपका क्या आ गया, अट्रिकल, ठीक है, ये आपका क्या है, अट्रिकल। लेट सपोज ये एयर में आपका अट्रिकल है, ये आपका हेड है। जैसे ही आपने अपने हेड की डाउनवर्ड पोजीशन की, जैसे ही आपने अपने हेड की मूवमेंट क्या की, अगर ये मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बनाता हूँ और आपने अपने हेड की मूवमेंट क्या की, डाउनवर्ड की, आपने अपने हेड की मूवमेंट क्या की, डाउनवर्ड की, ठीक है। और ये रहा आपका, अगर ये मैं ईयर बना दूं, उसमें ये रहा आपका अट्रिकल, लेट सपोज, ठीक है। जैसे ही आपने अपने हेड की मूवमेंट डाउनवर्ड की, तो हमारे पास अट्रिकल भी क्या होगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव होगा, अट्रिकल भी क्या होगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव होगा। तो फिज़िक्स में क्या होता है, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या करती है कि वो बॉडी को जिस पोजीशन में होती है वो उसको उसी हालत में रखने देती है, वो उसको इनिशियली चेंज होने नहीं देती। लेट सपोज कि अभी जो फ्लूइड जो था, फ्लूइड वो हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन में था, आपने जैसे ही मूवमेंट की तो फ्लूइड जो है वो हमारे पास क्या होगा कि आगे, मतलब आगे जाने के बजाय वो क्या गिरेगा, वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। फ्लूइड जो है वो हमारे पास क्या होगा, पीछे की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि वो अपनी हालत जो इनर्शिया क्या करता है, वो आप जिस हालत में होते हो आपको उसी हालत में रहने देता है, आपको अपनी हालत चेंज करने नहीं देता। जैसे कि लेट सपोज कि आप जो है वो बस में बैठे हुए होते हो और फिर आप बस वाला अचानक से रोक देता है तो आप आगे की तरफ मूव हो जाते हो, क्योंकि इनर्शिया की वजह से, क्योंकि आप बैठे हुए थे और मोशन में थे। जैसे ही बस ने रोकी तो आपकी बॉडी का मोशन रुका नहीं ड्यू टू इनर्शिया और आप आगे की तरफ गिर गए। इसी तरीके से जैसे ही आपने अपना हेड जो है वो नीचे किया तो ये लिम्फ जो था वो हमारे पास आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो बैकवर्ड गिरेगा। एंडोलिम्फ क्या होगा, आपका एंडोलिम्फ की डायरेक्शन क्या होगी, मूवमेंट की बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। तो जिससे क्या होगा कि हमारे पास प्रेशर किसके ऊपर एक्सर्ट होगा, स्टेटोकोनिया के ऊपर। तो स्टेटोकोनिया से जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो आपके सारे के सारे स्टीरियोसीलिया जो कि आपस में भी लिंक्ड होते हैं, ये सारे के सारे स्टीरियोसीलिया जो है किनोकिलिन वगैरह, ये सारे के सारे शॉर्ट एंकरिंग फिलामेंट से लिंक्ड होते हैं। शॉर्ट एंकरिंग फिलामेंट से आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो जैसे ये एंडोलिम्फ पीछे की तरफ मूव हुआ, एंडोलिम्फ जैसे हमारे पास क्या हुआ, पीछे की तरफ मूव हुआ, तो ये स्टीरियोसीलिया भी क्या होंगे, ये स्टीरियोसीलिया मूव होंगे टुवर्ड्स द किनोसिलिन, किनोसिलिन की तरफ ये हमारे पास मूव होंगे। और जैसे ही हमारे पास किनोसिलिन की तरफ मूव होंगे तो मैसेज हमारे पास क्या होगा कि जो वेस्टिबुलर नर्व जो है, वेस्टिबुलर नर्व जो है ये हमारे पास एक्साइट हो जाएगी। अब कैसे एक्साइट होती है कि जैसे ही ये हमारे पास टूवर्ड्स द किनोसिलिन मूव हो रहे होते हैं तो हमारे पास सर्टेन आयन चैनल्स होते हैं, सर्टेन आयन चैनल्स लोकेटेड ऑन द वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है, सर्टेन आयन चैनल्स लोकेटेड ऑन द वेस्टिबुलर नर्व वो ओपन हो जाते हैं। और फिर जो एंडोलिम्फ जो होता है उसमें से आइंस जो हैं वो नीचे की तरफ, पॉजिटिव आइंस जो होते हैं वो हमारे पास नर्व के एक्सॉन में आना शुरू हो जाते हैं, नर्व के एक्सॉन में हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं, तो आके हमारे पास नर्व जो है वो डीपोलराइज हो जाए और फिर एक्साइटेबिलिटी आगे की तरफ चली जाए। लेकिन ये जो एक्साइटेबिलिटी होगी ये मैसेज क्या देगी, चलो भाई आपने हेड जो है वो नीचे की तरफ किया, आपने अपना सर नीचे की तरफ बो किया, ठीक है, फॉरवर्ड लीनिंग की, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हमारे पास एंडोलिम्फ बैकवर्ड हुआ, और एंडोलिम्फ बैकवर्ड हुआ और आपके जो अट्रिकल था उसकी जो सीलियस थे वो भी बैकवर्ड हुए। तो ये इसने क्या किया,
इस बैकवर्ड मूवमेंट से हमारे पास ये जो वेस्टिबुलर नर्व थी वो भी एक्टिवेट हो गई। तो सवाल ये आएगा कि इसने एक्टिवेट करके मैसेज क्या दिया वेस्टिबुलर नर्व को? क्या इसने ये मैसेज दिया कि आपका हेड जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है, या इसने मैसेज क्या दिया, मतलब बताया क्या इसने वेस्टिबुलर नर्व को? तो गाइस याद रखना, ये बताता ये है, जैसे ये बैकवर्ड एंडोलिम्फ बैकवर्ड मूव हुआ है ना, तो ये वेस्टिबुलर नर्व को ये बताएगा कि हमारा हेड जो है ना वो आगे की तरफ नहीं, वो पीछे की तरफ मूव हो रहा है। तो आप इसको इसकी पीछे की फॉल, बैकवर्ड फॉल से बचाने के लिए इसको और फॉरवर्ड मूव कराओ। आपने क्या किया, अपना हेड तो बो किया इनिशियली, और इस इनिशियल मूवमेंट में हमारे पास अट्रिकल पे क्या हुआ, अट्रिकल पे बैकवर्ड मूवमेंट हुई। अट्रिकल पे हमारे पास क्या हुई, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ हुई, जिसकी वजह से हमारे पास एक्साइटेबिलिटी हुई। अगर हमारे पास ये फॉरवर्ड मूवमेंट होगी तो एक्साइटेबिलिटी नहीं होगी। फॉरवर्ड मूवमेंट पे हमारे पास क्या होगा कि ये किनोसिलिन जो है वो स्टीरियोसीलिया की तरफ जाएगा, और जब किनोसिलिन स्टीरियोसीलिया की तरफ जाएगा तो याद रखना हाइपरपोलराइजेशन होगी। किनोसिलिन जब स्टीरियोसीलिया की तरफ जाएगा तो हाइपरपोलराइजेशन होगी, और स्टीरियोसीलिया जब किनोसिलिन की तरफ जाएगा तो डीपोलराइजेशन होगी वेस्टिबुलर नर्व में। ठीक, तो जब इनिशियली आपने अपना सर जो है वो नीचे किया, इनिशियली जब आपने अपना सर जो है वो नीचे किया और एंडोलिम्फ पीछे की तरफ मूव हुआ, तो एंडोलिम्फ क्या एक्साइट कराएगा, एंडोलिम्फ की पीछे की मूवमेंट से स्टीरियोसीलिया किनोसिलिन की तरफ मूव हुए, वेस्टिबुलर नर्व एक्टिवेट हो गई। वेस्टिबुलर नर्व को इस मैक्यूला ने क्या मैसेज दिया कि भाई आपका हेड जो है वो फॉरवर्ड नहीं, आपका हेड पीछे की तरफ फॉल हो रहा है। इसने क्या डिटेक्ट किया कि हेड पीछे की तरफ फॉल हो रहा है, जबकि आपने हेड क्या किया था, फॉरवर्ड मूव किया था, आपने हेड फॉरवर्ड मूव किया था, लेकिन ड्यू टू बैकवर्ड फ्लो ऑफ एंडोलिम्फ, ठीक है, ड्यू टू बैकवर्ड फ्लो ऑफ स्टीरियोसीलिया टू किनोसिलिन, और उसकी ही वजह से, बैकवर्ड होने की वजह से ही वेस्टिबुलर नर्व एक्साइट हुई थी। तो ये समझेगा उल्टा, ये क्या समझता है, उल्टा। ये हमारे पास वेस्टिबुलर नर्व को देगा मैसेज कि भाई आपका हेड फॉरवर्ड नहीं, आपका हेड जो है वो पीछे की तरफ गिर रहा है, तो आप पीछे की तरफ गिरने से बचाने के लिए आप इसको फॉरवर्ड की तरफ मूव कराओ। तो जैसे ही हमारे पास मैसेज जो है वो वेस्टिबुलर नर्व में जाएगा, वेस्टिबुलर नर्व से फिर हमारे पास मैसेज कहाँ जाएगा, वेस्टिबुलर नर्व से हमारे पास फिर मैसेज जाएगा वेस्टिबुलर कॉर्टेक्स पे, और वो पोजीशन एरिया को मैसेज देगा कि आपका हेड जो है वो पीछे की तरफ गिर रहा है, आप सारे नेक के मसल्स को एक्टिवेट कराओ, और वो हमारे पास क्या करेंगे, हेड की फॉरवर्ड मूवमेंट और हेड की आगे की तरफ मूवमेंट कराएंगे। अब इनिशियली तो ये हो गया, ठीक है, आपकी थोड़ी सी और आपका, आपने जैसे सर नीचे किया थोड़ा सा और सर नीचे हो गया। उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद अब हमारे पास क्या होगा कि ये बैक प्रेशर डेवलप होगा। अब हमारे पास क्या होगा, बैक प्रेशर डेवलप होगा, और हमारे पास क्या होगा कि ये एंडोलिम्फ जो है अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने की करेगा। एंडोलिम्फ क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने की करेगा। तो जब एंडोलिम्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने की करेगा, आपका सर नीचे की तरफ ही है, आपका सर नीचे की तरफ ही है, उसी दौरान हमारे पास क्या होगा कि पहले तो एंडोलिम्फ पीछे की तरफ गया था, बाद में हमारे पास क्या होगा, यही एंडोलिम्फ फॉरवर्ड आएगा। तो ये जब फॉरवर्ड आ रहा होगा तो ये हमारे पास स्टेटोकोनिया को क्या कर देगा, नीचे की तरफ गिराएगा, स्टेटोकोनिया को भी फॉरवर्ड गिराएगा। तो जब स्टेटोकोनिया फॉरवर्ड की तरफ गिरेगा तो हमारे पास ये जो मैसेज, ये जो ये हैं किनोसिलिन वगैरह जो है, किनोसिलिन स्टीरियोसीलिया, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेस्टिबुलर नर्व हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन फिर हमारे पास क्या मैसेज दे रहा है, हाइपर पोलराइजेशन मैसेज ये दे रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आपकी जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर दो, और ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करना, इतनी रिक्वायर थी, अब आप और ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करना, तो फिर आपकी फर्दर फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगी और आपकी इनिशियल स्टेबल पोजीशन आ जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि जैसे ही आपके पास है ना, आपने अपना सर नीचे झुकाते हो तो इनिशियली आपका वेस्टिबुलर, इनिशियली आपका अट्रिकल क्या डिटेक्ट करता है कि आपका सर पीछे की तरफ गिर रहा है, ना कि फॉरवर्ड की तरफ आ रहा है। ठीक, सो गाइज ये चीज़ समझ में आ गई कि जब आप इनिशियली अपना वो हेड जो है वो नीचे करते हो तो आपका अट्रिकल क्या डिटेक्ट करता है कि हेड पीछे की तरफ गिर रहा है, फिर वो मैसेज देता है कॉर्टेक्स को, ठीक है, कि भाई वो सारे मसल्स एक्टिवेट करा दो जो कि हेड को फॉरवर्ड कराए,
क्योंकि ये डिटेक्ट करता है कि हेड पीछे गिर रहा है, जबकि होता है हेड फॉरवर्ड ये, तो वो और फॉरवर्ड मूवमेंट कराता है। फिर एंडोलिम्फ जो है वो आगे की तरफ आएगा और फिर ये हमारे पास क्या करेगा, स्टेटोकोनिया को भी फॉरवर्ड मूव करा देगा, किनोसिलिन को स्टीरियोसिलिया के डायरेक्शन में करा देगा, जिससे हाइपर पोलराइजेशन और इनहिबिशन सिग्नल जो है वो दोबारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे जाएगा, वहाँ से सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे कि भाई अब जो है अब आप वो फॉरवर्ड मूवमेंट की मैसेज ना भेजो और जितनी आपने करा दी है बस ठीक है, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। ठीक है, साथ साथ में हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे मैसेज पहुंचेगा, तो मैंने आपको बताया कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से हमारे पास रेटिकुलर एरिया पे भी मैसेज जाएगा। फिर रेटिकुलर जो है रेटिकुलर लाइक अगर आप फ्लेक्शन की टोन बढ़ाना चाहते हो तो मेडुलरी को आप स्टिमुलेट करा दोगे, अगर आप एंटी ग्रेविटी को एक्टिवेट कराना चाहते हो तो पोंटाइन को वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करा देगा। ठीक, अब जो अट्रिकल और सैक्यूल से जब वेस्टिबुलर न्यूक्लिया एक्टिवेट होता है तो सेरिबेलम पे इतना मैसेज नहीं जाता। हमारी गाइटन साहब जो है वो कहती है कि ना सेरिबेलम पे भी जाता है, लेकिन सेरिबेलम का अट्रिकल और सैक्यूल की जो डिटेक्शन होती है उससे ज़्यादा इतना कंसर्न नहीं होता। ठीक है, जितना हमारे पास सेरिबेलम का सेमी सर्कुलर कैनाल की स्टिमुलेशन से रिलेशन होता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल का रिलेशन विद द सेरिबेलम, हम डिस्कस करेंगे भी। लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई कि लीनियर एक्सीलरेशन जो है वो कौन डिटेक्ट कर रहा है, लीनियर एक्सीलरेशन हमारे पास अट्रिकल और सैक्यूल डिटेक्ट करते हैं। एक और एक कंडीशन आती है, लेट से आपको भागना है, आप रनिंग कर रहे हो। ठीक है, रनिंग कर रहे हो तो जैसे आप इनिशियली आप अपनी बॉडी को लीन करते हो, रनर्स जो होते हैं वो इनिशियली अपनी बॉडी को लीन करते हैं ताकि वो क्या कर सकें कि हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टिमुलेट करवा सकें, आपकी बॉडी को फॉरवर्ड मूवमेंट करवा सकें। क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आप जैसे ही भागने लगोगे तो आप पीछे की तरफ बैक फॉल हो सकते हो। तो जैसे ही आप अपनी बॉडी को लीन कराते हो तो आपका ये अट्रिकल और सैक्यूल क्या डिटरमाइन करते हैं कि बॉडी पीछे की तरफ गिर रही है, फिर बॉडी को और वो फॉरवर्ड मूवमेंट करवाता है ताकि बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए कि अब आपको भागना है। फिर जब आप जैसे ही भागते हो तो आपका हेड जो होता है वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है, लीनियर वेलोसिटी से आप डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं और आपका हेड जो है वो एक स्टैटिक पोजीशन में होता है। ठीक है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा होता है, एक स्टैटिक पोजीशन में होता है। उस टाइम पे जब आप ड्यूरिंग मोशन होती है, जब आपका मूवमेंट चल रही होती है ड्यूरिंग मोशन, उस टाइम पे आपका अट्रिकल और सैक्यूल कोई मैसेज नहीं भेज रहा होता कि भाई और फॉरवर्ड कराओ और पीछे कराओ, नहीं। उस टाइम पे आपकी जो हेड की मूवमेंट होती है वो आपका अट्रिकल और सैक्यूल कंट्रोल नहीं कर रहा है। जैसे आपकी लीनियर मूवमेंट हो रही है, लीनियर वेलोसिटी से आप भाग रहे हो, ये भाग रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको हेड फॉरवर्ड कराना है, बैकवर्ड कराना है, वो आपका अट्रिकल और सैक्यूल नहीं बताएगा। ठीक, तो वो कैसे आप अपनी बॉडी को अटेन करते हो, वो अटेन करते हो बाय एक्स्ट्रा प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस, एक्स्ट्रा प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस की हेल्प से। एक्स्ट्रा प्रोप्रियोसेप्टिव मैसेजेस यानी कि ये वो मैसेजेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर अराइज नहीं होते। लेट से कि आप भाग रहे हो, ठीक है, आप भाग रहे हो, आपको एयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एयर प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो ये जो एयर प्रेशर क्या होगा वो आपको बैकवर्ड फ्लो कराने की कर रहा होगा, वो आपको पीछे की तरफ धकेल रहा होगा। तो ये जब एयर प्रेशर की वजह से आप पीछे की तरफ मूव हो रहे हो तो आपको ये किसने डिटरमाइन करवाएगा, ये आपको डिटरमाइन कराएंगे एक्स्ट्रा प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स। आपकी बॉडी के ऊपर, नेक के ऊपर पर्टिकुलरली आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, लेट से प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि आपकी बॉडी के ऊपर एयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। फिर प्रेशर रिसेप्टर्स जो हैं वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू मैसेज दे देंगे किसको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, कि भाई आपकी बॉडी के ऊपर एयर प्रेशर लग रहा है, आपको अपने जो है ना बॉडी का पोस्चर, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, वो नीचे मैसेज भेजेगा, मोटर एरिया को मैसेज भेजेगा, मोटर एरिया नीचे मैसेज भेजेगा। ठीक है, फिर वो सेरिबेलम को भी स्टिमुलेट कराएगा कि यार तुम बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस को है ना मेंटेन कर लिए के लिए जो है ना मसल्स को एक्टिवेट करा दो जो कि बॉडी को फॉरवर्ड मूवमेंट कराते रहें। ठीक, साथ साथ में कॉर्टिकोस्पाइनल जब नीचे आ रहा होगा तो अगर उनको फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए फ्लेक्सर्स की नीड होगी तो मेडुलरी को एक्टिवेट करा देगा, अगर है ना एंटी ग्रेविटी की नीड होगी तो वो हमारे पास पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लिया को एक्टिवेट करा देगा और इस तरीके से हमारे पास जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जब हम ये जो था, जब आप भाग रहे थे, ड्यूरिंग भागने के दौरान अगर आपको जो एयर प्रेशर आपको बैकवर्ड कर रही थी और आपको फॉरवर्ड मूव होना था, बैकवर्ड आपको एयर प्रेशर बैकवर्ड कर रही है लेकिन आपको मूव फॉरवर्ड होना है, तो ये जो मूवमेंट होगी आपकी वो कंट्रोल कराएगा कौन, वो आपको कंट्रोल कराएंगे बाय एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसमें आपका
हेड की उसमें जो है आपकी एयर का कोई वास्ता नहीं है, एयर का इसमें वास्ता नहीं है। जब आप भाग रहे होगे तो एयर का कोई ताल्लुक नहीं है, भले आपकी हेड मूवमेंट जो है वो स्टिल है या चेंजिंग हो रही है, ठीक है। ड्यूरिंग मूवमेंट, ड्यूरिंग मोशन उसमें हेड की मूवमेंट अगर चेंज हो रही है तो अट्रिकल सेक्यूल का लिंक नहीं है, उसमें फिर आपके एक्स्ट्रा प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, वो फिर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू आपकी एक्टिविटी को रेगुलेट करवाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई।